सम्राट अशोक का जो शासन था वो देखने में राजतंत्र का स्वरूप था, देखने में एक राजा का राज्य था, लेकिन वहां की जनता एक नेशन की तरह रह रही थी, एक राष्ट्र की तरह रह रही थी। इसीलिए सम्राट अशोक ने अपने धर्म को किसी पर थोपा नहीं, जबकि इतनी क्षमता थी, एक आदेश पर सारी दुनिया बुद्धिस्ट हो जाती है। और संविधान हमारा क्या कहता है? संविधान कहता है कि हम हिंदू हैं न मुसलमान। संविधान कहता है कि हम हिंदू हैं न मुसलमान, हम भारत के लोग हैं और भारत की संतान। हम भारत के लोग हैं, भारत की संतान, और धरती हमारी माता है, पिता आसमान। धरती हमारी माता है, पिता आसमान, और तिरंगा हमारी शान है, और अशोक स्तंभ हमारी पहचान है। तिरंगा हमारी शान है, अशोक स्तंभ हमारी पहचान है, और मानवता हमारा धर्म है, लोक कल्याण हमारा काम है। और खाली सीमा के पार ही नहीं, पहाड़ों के पार जाना चाहिए, क्योंकि एक सीमा है बिना पहाड़ वाली और एक है सीमा है पहाड़ वाली। तो मैत्री संबंध तो हमारे पहाड़ वाली से है ना। तो आज कितना अच्छा लग रहा है। शायद एक वायरस के बाद पहली बार ये जन सैलाब उभरा है और पूरे देश के लोगों ने यहां शिरकत की है। मैं चाहता हूं आप सभी लोगों के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। आज हमारे बीच कितना अजीब दृश्य है। का खाई का पीही का लेके परदेश जाएंगे, कहानी सुनते थे हम लोग। का खाई का पीही का लेके परदेश जाएं, तो परदेश जाने क्या जरूरत है? परदेश यहीं आ गया। तो अब परदेश यहीं आ गया और आने वाले समय में पूरी दुनिया यहां उतरने वाली है। बस ताली के नीचे सो जाइए और जकवा घुमाते रहिए, सब होगा। तो आज हमारे बीच यह 2 फरवरी का जो दिन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये दिन खुशियों का भी दिन है तो दुख का भी दिन है। क्योंकि इस बार मंच पर जो लोग बैठे हैं, कोई असमय में बाप खो के बैठा हुआ है और कोई असमय में अपना पति खो के बैठा हुआ है और कोई असमय में अपना बेटा खो के बैठा हुआ है। और ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी अगर ये तालियां बज रही है और मन में उत्साह है, तो निश्चित रूप से कुछ नया आगाज होने वाला है। तो आज हमारे बीच हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके आइकॉन, सम्राट अशोक क्लब की वजह, अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी की बेटी हमारे बीच आई हैं। कितना खुशी का क्षण है आज। कभी हम लोग जहानाबाद की बात सुनते थे, जहानाबाद जाने का अवसर नहीं मिला, कुर्था जाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन इतनी मेहनत किया हम लोगों ने कि कुर्था जहानाबाद यहीं चला आया। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी बहन मधु सिंह जी का, जो हम लोग के निवेदन को स्वीकार किया और भीषम जी के द्वारा इस जगह पर पहुंचाया गया। तो मैं भीषम जी को भी और आपको भी बुलाने के लिए भी और आपको आने के लिए भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं पूरे क्लब की तरफ से। और आज हमारे बीच एनटीपीसी के सर संजय सर बैठे हुए थे, जो हम लोगों के मेंटोर हैं, जिनसे हम लोग सीखते हैं। इनकी भाषा पब्लिक वाली नहीं होती, तो आपको लगता है कि पब्लिक वाली नहीं है, लेकिन आपकी भाषा वो होती है जो इंसान को बनाने का काम करती है। तो मैं बहुत ही दिल से आह्लादित हूँ संजय सर आपको यहाँ पाके, और मैं चाहता हूँ संजय सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए आपको। और आज हमारे बीच जो हमारे लटिया महोत्सव, जिन लोगों की मेहनत से
जिनकी तपस्या से आज ये रूप लिया है। और लटिया महोत्सव भी संडा धान हो गया है। संडा धान जानते हैं कैसे होता है? ऐजा लोग उखाड़ा ओजा लगाओ, जैसे उखाड़ा ओजा लगाओ, और जितने उखड़ला उतने ज़्यादा बढ़ियार होते जा रहा है कि नहीं है? तो संडा हो गया है। संडा बहुत मजबूत होता है। और मैं इस अगल बगल के क्षेत्र की जनता, अगल बगल गांव के लोग हैं जो इस लटिया महोत्सव को अच्छा बनाने में और सफल बनाने में मदद करते हैं। अगल बगल के जो गांव हमारे हैं, इस लटिया महोत्सव के इधर गांव है, इधर गांव है, उधर गांव है। मैं इस पूरे अगल बगल के गांव के लोगों को और इस गांव के प्रधानों को मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों के मदद और सहयोग के बगैर ये कार्यक्रम संभव नहीं होता। अगर कार्यक्रम अच्छा हो रहा है, इसका मतलब इस क्षेत्र के अगल बगल की जनता, इस क्षेत्र के लोग काफ़ी सम्राट अशोक क्लब के इस कार्यक्रम को मदद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज हमारे बीच गिरिजा देवी आई थी, जो मैंने बोला प्रतीक होकर कोई बैठा है, तो मैं तहे दिल से सम्राट अशोक क्लब जब तक है तब तक आपका नाम इस मंच से लिया जाता रहेगा और उस कुर्बानी को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। और आज जो नेपाल, क्या बोलूँ, आज से 20 साल पहले हम लोग नेपाल गए थे, तब पता भी नहीं था कि चारुमिता बिहार है, कि उसमें हम लोग भी अनाड़ी थे, एक देश समझ रहे थे। और अब पता चला है कि वो दो देश नहीं हैं, ये दोनों रिश्तेदार हैं, आपस में रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स। एक बार कोरिया गया था, तो कोरिया भी दोनों देशों एक कैसे होंगे, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक कैसे होगा, वो रीयूनिफिकेशन ऑफ कोरिया का कैसे होगा, उस पर हम लोग बोलने के लिए गए थे कोरिया में। और आज आप हमारे बीच आए हैं, मुख्य अतिथि महोदय परमानंद साख जी, सम्राट अशोक की बेटी चारुमिता, जिनकी शादी नेपाल में हुई थी, और आज 28 सालों के बाद रिश्ता खोजते खोजते आज मिला है। और क्या बोलूं अंदर से, जो या तो खुशी होती तो आदमी बोलता नहीं, रोने लगता है, जैसे हमारी मधु सिंह जी रो रही थी। मैंने बोलती हैं वो, लेकिन उससे वो रोने लगी हैं, और रोने लगी तो बोल नहीं पाएंगी। तो आज भी ऐसा ही महसूस हो रहा हम लोगों को इस मंच पे पाके। और अब लग रहा है कि धीरे धीरे, क्यों? क्योंकि दुनिया तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। जो अपने ही भाई को अछूत बना दिया, अपने ही भाई को भाई मानने को तैयार नहीं, वो वसुधैव कुटुंबकम का नाटक करता है। वो तो खाली पुलाव खाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के जनक तो सम्राट अशोक हैं, आज धरती पर दिखाई दे रहे हैं। वसुधा हमारा परिवार है, और उस परिवार से मिलने की शुरुआत हो रही है। तो आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि परमानंद साख जी हमारे बीच आए हैं, और जब से हम लोगों ने सुना है, इतनी खुशी अंदर से है। आप लोगों को हो कि है नहीं, है कि नहीं है? है कर थोड़ा चलता है। अभी भी पता नहीं चल रहा, अभी नेपाल आवाज नहीं गई है। आवाज नेपाल जानी चाहिए पीछे तक। क्योंकि यह 5 मिनट का व्यवहार ही वहां 5 जन्मों तक याद रखवाएगा। 5 मिनट का है। तो आज हम लोग खोजते खोजते यहाँ पहुँचे। कहा जाता है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कभी गुलिया माई, कभी भीम की छड़ी, तो लौर बाबा, चंपारण में एक लौर बाबा है। अब लौर को लाठी, अब यहाँ पे इसका नाम लठियाँ है। अभी ठ और ट का क्या फर्क है? इसका नाम लठिया महोत्सव भी हो सकता था। इसका नाम लठिया महोत्सव क्यों हुआ? यानी ट और ठ में कितना बड़ा अंतर है कि ठ हो गया तो लाठी और ट हो गया तो पत्थर। ठ हो गया तो लाठी, ट हो गया तो पत्थर। तो इस ठ को ट बनाने में 28 साल लग गए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे महासचिव महोदय कहते हैं कि जो इतिहास में है वो संस्कृति में नहीं है, और जो संस्कृति में है वो इतिहास में नहीं है। जो इतिहास में है वो प्रचलन में नहीं है,
और जो प्रचलन में हो इतिहास में नहीं है। तो जिनका इतिहास नहीं है वो दूसरे के लाश पर कुछ चीजें बनाकर बाइस्कोप में पूरे देश को दिखा रहे थे। बाइस्कोप देख रहे थे, बाइस्कोप में दिखाया जा रहा था भगवान बुद्ध की लाश पर वो चीज खड़ी हो रही थी। कोई बात नहीं है, पूरा देश खाली है, अभी लाखों लठियां खाली है। तो इस पे हम लोग इतने दिनों से काम करते 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 आज बड़ी हमारे बीच प्रशासक महोदय आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी सुरक्षा में, हमारी सुरक्षा में आप लोग खड़े हैं, तो आप लोगों के सम्मान में एक जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि लटिया का सौभाग्य है क्योंकि प्रशासन के लोग जब आते हैं हमारे यहाँ तो कहते हैं कि आप लोग को तो यहाँ हमारी जरूरत ही नहीं है, इतनी शांति से आप लोग खुद ही बैठे रहते हैं, तो हमारी जरूरतें क्या है। तो हमने कहा भगवान बुद्ध हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हम लोग खुद ही शांति के पुजारी, हम लोग अशांति कैसे हो सकते हैं। और जो संत अंदर से अशांत रहते थे आज वो जेल में है, वो जेल में है, लेकिन हम संत नहीं है फिर भी जेल में नहीं है। इसका मतलब हमारा नेचर शांत होने का है। बहुत सारे लोग, एक बार बोध गया में कुछ भिक्षुओं को मार दिया गया था, टूट फोड़ कर दिया गया था, तो हम लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। तो कुछ लोगों ने बोला कि इतना बड़ा तूफान मच गया, आप लोग कुछ बोल काहे नहीं रहे हो, कुछ तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हो, कैसे बुद्धिस्ट हो आप लोग। तो हम लोगों ने कहा कि हम बुद्धिस्ट है इसलिए तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, हम बुद्धिस्ट है इसलिए तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, यही हमारी पहचान है, नहीं तो फिर आतंकवादी में और हमारे में फर्क क्या रह जाएगा। यही वजह है कि भगवान राम ने रावण को मारा और भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, उनकी जो क्षमता थी किया, लेकिन भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को मारा नहीं। भगवान राम ने रावण को मारा क्योंकि उतनी क्षमता थी मारने की। कृष्ण ने कंस को मारा क्योंकि क्षमता मारने की थी, लेकिन भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को मारा नहीं, सुधारा। तो सोच लो कि मारने वाले से बचाने वाले का नाम क्या होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध दुनिया में चले गए और बाकी मारने वाले यहीं पे रह गए। अब उस चीज को बाइस्कोप में दिखाने की कोशिश हो रही है। गणतंत्र जब मनाया गया तो कोई नहीं पता चला कि कोई त्योहार है, लेकिन बाइस्कोप देख रहे थे कितना बढ़िया से घर बैठ कर। तो हमारा जो भारत है ये हमारा देश है, लेकिन आज से जान लीजिए हमारा देश जो भारत है एक्चुअल में हमारा देश नहीं है। ये सम्राट अशोक ने जो सोचा था जैसा भारत बनाने की, वो भारत हमारा देश नहीं है। देश के अंग्रेजी थे कंट्री और इंडिया इज नॉट ए कंट्री। भारत एक राष्ट्र है, इंडिया इज ए नेशन नॉट कंट्री। तो देश किसे कहते हैं और नेशन किसे कहते हैं। देश उसे कहते हैं जहां केवल देश एक भौगोलिक विचारधारा है। देश एक दिन में बन सकता है, देश एक दिन बन सकता है, दीवार खड़ी हो गई अलग देश हो गया, लेकिन राष्ट्र बनाने में सदियां लग जाती हैं। राष्ट्र एक भौगोलिक विचारधारा है, देश एक भौगोलिक विचारधारा है और राष्ट्र एक भावनात्मक विचारधारा है। और जहां विभिन्न मत मतांतर के लोग हैं उसको देश बनाया नहीं जा सकता। जहां विभिन्न मत मतांतर के लोग हैं, जहां विभिन्न धर्म परंपरा के लोग हैं, उसको देश नहीं बनाया जा सकता। अब देश बनाने की कोशिश जो करेगा
तो उस शांत नहीं रख पाएगा समाज को। शांत रहने के लिए हमारा देश नेशन है भारत, और नेशन उसे कहते हैं जहाँ विभिन्न मत मतांतर के लोग रहते हैं और सबको अपने अपने सम्मान और विचार का अधिकार हो। और हमारे देश में ऐसा ही है, इसलिए हमारा भारतवर्ष राष्ट्र है। और सम्राट अशोक का जो शासन था वो देखने में राजतंत्र का स्वरूप था, देखने में एक राजा का राज्य था, लेकिन वहां की जनता एक नेशन की तरह रह रही थी, एक राष्ट्र की तरह रह रही थी। इसीलिए सम्राट अशोक ने अपने धर्म को किसी पर थोपा नहीं, जबकि इतनी क्षमता थी, एक आदेश पर सारी दुनिया बुद्धिस्ट हो जाती, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेती, लेकिन अशोक ने कभी धर्म थोपा नहीं, निमंत्रण नहीं दिया कि आपको आना है, आपको नहीं आना है, किसको उपस्थित होना है, किसको उपस्थित नहीं होना है, कौन तय कर रहा है ये? इसका मतलब धर्म अगर हमारा होता तो शादी में हमको निमंत्रण देने की जरूरत पड़ती। इसका मतलब धर्म किसी खास का है, वो जिसको निमंत्रण देगा वही वहां जाएगा, और जिसको निमंत्रण नहीं रहेगा वो नहीं जाएगा। तो दोष उसका नहीं है, दोष हमारा है कि उस सबके बावजूद भी 100 जूता खाए तमाशा घूस के देखेंगे। दोष उनका नहीं, दोष हमारा है कि 100 जूता खाए तमाशा घूस के देखेंगे। तो तमाशा देखना अगर आपकी मजबूरी है तो कार्ड सबको नहीं देना उसकी भी मजबूरी है। इसीलिए समझिए इस बात को कि सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध को माना जरूर, लेकिन थोपा किसी पे नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा भी नहीं बोला कि भगवान बुद्ध को नहीं मानोगे देश विरोधी हो जाओगे, हमारी वाली मानोगे तो देश का समर्थक रहोगे, नहीं तो नहीं मानोगे तो विरोधी हो जाओगे। ऐसा अशोक ने कभी नहीं कहा। अशोक ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो धर्म है उस व्यक्ति का स्वभाव है वो, ये कोई नौकरी नहीं है कि भर्ती हो गया आदमी, एक स्वभाव है। आग का स्वभाव क्या है? जलना और जलाना, ये उसका धर्म है। सरकार कौन आएगी जाएगी वही रहेगा उसका काम। बर्फ का काम है शीतल रहना, और जहां लगे उसे शीतल बनाना, अभी उसका स्वभाव है। अभी स्वभाव कोई सरकार आएगी जाएगी तभी यही रहेगा। तो सम्राट अशोक ने उस रियल धर्म की चर्चा किया, ना कि संप्रदाय की। मां बाप की सेवा करना चाहिए, कौन धर्म का है? आग में पैर पड़ जाए तो निकाल लेना चाहिए, कौन धर्म का है? कौन उसमें रखे रहेगा? एक स्वभाव है, और इंसान का भी अपना एक स्वभाव है, और जो उसका स्वभाव है एक्चुअल में रियल उसका वही धर्म है। अभी सांप पे पैर पड़ जाए तो आपका पहला एक्शन क्या होगा? हटाना या मारना? आपका पहला एक्शन पैर हटाएंगे कि डंडा खोज के मारेंगे? पहले पैर हटाएंगे। दिस इज योर रियल स्वभाव है आपका। ये आपका रियल स्वभाव है कि हमको अपने आप को डिफेंस करना है। और सांप के लिए क्या करेगा? गोड़वा पड़ते पड़े झटक के पकड़ेगा, वो बाद में भागेगा वो। यानी उसका काम है अटैक करना, डिफेंस बाद में करता है। और हम लोग पहले डिफेंस करते हैं, अटैक बाद में करते हैं। ये हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है। और ये स्वभाव हिंदू का भी है, और ये स्वभाव मुसलमान का भी है। अब कोई नहीं कह सकता कि नहीं हम हिंदू हैं, सांप पर गोड़ पड़ब तब वैसे ही रखले रहो। ये शंकर जी का सवारी है, रखे रहो। ये क्या होगा? ये स्वभाव है, और स्वभाव किसी धर्म का नहीं होता। हर व्यक्ति हर पदार्थ का अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना धर्म है। इसलिए हमारे देश का भी कोई एक धर्म नहीं है, और एक धर्म जो है वह राष्ट्र धर्म है। और एक धर्म की जो किताब है वो हमारा संविधान है। और संविधान हमारा क्या कहता है? संविधान कहता है कि हम हिंदू हैं ना मुसलमान,
संविधान कहता है कि हम हिंदू हैं न मुसलमान, हम भारत के लोग हैं और भारत की संतान। हम भारत के लोग हैं और भारत की संतान, और धरती हमारी माता है, पिता आसमान। धरती हमारी माता है, पिता आसमान, और तिरंगा हमारी शान है, और अशोक स्तंभ हमारी पहचान है। तिरंगा हमारी शान है, अशोक स्तंभ हमारी पहचान है, और मानवता हमारा धर्म है, लोक कल्याण हमारा काम है। वेलफेयर स्टेट, मानवता हमारा धर्म है, लोक कल्याण हमारा काम है। यही हमारा विजन भी है, यही हमारा मिशन भी है, और इसी मिशन पर यही हमारी ख्वाहिश भी है, यही हमारा अरमान भी है। तो सम्राट अशोक क्लब इन विषयों पर काम कर रहा है। राष्ट्र को राष्ट्र बना रहा है, और राष्ट्र में किसी एक विचार को थोपा नहीं जा सकता। किसी की संख्या ज्यादा हो तब भी, और किसी की संख्या हो कम तब भी। 40 लाख की गाड़ी है, एक तो कांटा चूक जाएगा टायर में तो क्या होगा? गाड़ी खड़ी कि नहीं खड़ी जाएगी? तो बोले हम तो एक तो कांटा है, तो संख्या तुम्हारी भले ज्यादा है, लेकिन उस एक का भी ध्यान रखना होगा जो तेरी गाड़ी पंचर कर सकता है। उस एक का भी ध्यान रखना होगा जो तेरी गाड़ी पंचर कर सकता है, और 40 लाख की गाड़ी खड़ी हो जाएगी तुरंत। तो सम्राट अशोक वहां पे काम कर रहे थे, वो भावनाओं पे काम कर रहे थे। इसलिए सम्राट अशोक क्लब का सम्राट अशोक का जो राजतंत्र है, वो भी लोकतंत्र का स्वरूप है। वो उसकी आत्मा जो है लोकतंत्र में बसती थी। देखने में राजतंत्र दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर में आत्मा लोकतंत्र की थी। और आज क्या हो रहा है? देखने में लोकतंत्र दिखाई दे रहा है, लेकिन आत्मा में राजतंत्र बैठ गया इस समय। तो कुछ ना कुछ देश बदल रहा है, अच्छी दिशा में बदले चाहे बुरी दिशा में, देश तो बदल ही रहा है। इसलिए आज का जो दिन हमारे लिए है, और आज का दिन हमारे लिए, चूंकि हमारे मुख्य अतिथि नेपाल से आ गए हैं, तो इसमें 4 चांद लग रहा है। लगा कि नहीं लगा? तो ऐसे ही सब होने वाला है। तो हमारा देश, हमारा भारत जो है वो देश नहीं, हमारा भारत राष्ट्र है। और राष्ट्र की जो परिकल्पना करेगा, या जो देश एक अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना करेगा, उसका राष्ट्रीय झंडा तिरंगा ही होगा। और जो देश को राष्ट्र की परिकल्पना करेगा, उसके तिरंगे में चक्र ही होगा। क्योंकि वो चक्र नहीं है, वो तिल्ली नहीं है, साइकिल का पहिया नहीं है, वो भावनाएं हैं। और वो भावनाएं राष्ट्र को निर्माण करने के लिए हैं। लेकिन अफसोस है कि हम चले थे, हम भारत के लोग, भारत बनाने, लेकिन बीच में भारत को भुला कर हिंदुस्तान बनाने में लग गए। बोले दोनों तो बतिया कही है, अगर एक ही बात है, तो इस देश का नाम क्या है? वाह, सब लोग जानते हैं। अपने देश का नाम क्या है? भारत। तो क्या पढ़ाया गया कि इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा है? बचपन से स्कूल में क्या पढ़ते आए कि भारत नाम क्यों पड़ा? जानते हैं आप लोग ना क्यों पड़ा? एक राजा थे, एक समय की फार्मूला है, विदाउट टिकट ट्रेन में चढ़ जाओ, जहां मने उतरो, जहां मन कर चढ़ जाओ। एक समय की, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोई विदाउट टिकट चढ़ गया हो ट्रेन में, और टीटी पूछे कहां चढ़े हो, जहे मान लो, कहां उतरो, जहे उतार दो। अरे टिकट है ही नहीं है, तो जहां उतारो जहां चढ़ाओ, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन भगवान बुद्ध और टिकट है 563 ईसा पूर्व। बाकी लोगों का एक समय की बात है, जहां मन करी उतारा, जहां मन करी चढ़ावा। लेकिन यहां तो स्टेशन तय है कि कहां चढ़ना है, कहां उतरना है। तो ये क्या है? तो हमारा भारत क्या है? कहा जाता है कि एक समय की बात है। इस देश का नाम किसके नाम पे पड़ा? भारत के नाम पर। अच्छी बात है, हमको भी अच्छा लगता है। अब भारत स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? हाँ, जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है।
तो पुलिंग है तो भारत बाप होना चाहिए, भारत माता कैसे हो गई? ये धोती वाला साड़ी कैसे पहन लिया? ये धोती वाला ने साड़ी कैसे पहन लिया? जब भारत पुलिंग है और दुनिया का हर देश पुलिंग है, तो एक तो हमारे देश अकेले स्त्रीलिंग कैसे हो गया? भारत का नक्शा आप जब निकालते हैं तो नीचे का सागर कौन सा सागर है? हाँ, जोर से बोलिए। लेकिन अभी एक नक्शा हम लोग दे रहे थे, अभी यही वाला, उसमें लिखा है, अच्छा हिंद महासागर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडियन ओशन। इंडिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे बाप रे, तो घोटाला है। जब इंडियन ओशन माने भारत होता है तो भारत महासागर होना चाहिए, हिंद महासागर कहां से हो गया बीच में? ये इंडियन ओशन जो है तो भारत महासागर होना चाहिए, भारतीय महासागर होना चाहिए, ये हिंद महासागर कैसे हो गया? दिस इज द कल्चरल घोटाला। इसको बोलते हैं संस्कृति का घोटाला। इसीलिए हमने बोला कि जो इतिहास में है वो संस्कृति में नहीं है, जो संस्कृति में है वो इतिहास में नहीं है। हिंद महासागर के बगल में एक सागर बह रहता है, उसका क्या नाम है? अरब सागर। अरब सागर कब नाम पड़ा होगा इसका? जब अरब बना होगा, अरबी भाषा आई होगी। लेकिन अरबी भाषा जब नहीं थी तब भी वो सागर था। तो उस समय उस सागर का नाम क्या था भाई? तो उस समय उस सागर का नाम था अपार समुद्र। और अपार समुद्र से क्या बन गया? अरब सागर। एक समय की जब मन कर उतर जा, जब मन कर चढ़ जा, टिकट है ही नहीं है। उसके बगल में खाड़ी है, उसका नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल खाड़ी तो नाम तब बना होगा जब बंगाल हुआ होगा, बांग्ला भाषा आई होगी। लेकिन जब बांग्ला भाषा भी नहीं थी, बंगाल भी नहीं था, तब भी वो था। तो उसमें उसका नाम क्या था भाई? उसका नाम था पूर्वा समुद्र। तो एक ठो कब्जा करके इतना खुश हो गए, हजारों कब्जा के उस पर क्या दिक्कत हो रही है? तो दुनिया क्या कर रही है? आपको ये नहीं सोचना है। आप जो जो करके यहां आए हो, घर जाके फिर वही करना है। जो जो करके यहां पहुंचे हो वही करते हुए फिर घर जाना है। पहिया जो ऐसे घूम रहा था क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उसको घुमा देना है क्लॉकवाइज। क्यों मान आया? क्योंकि हमारा राष्ट्रीय झंडे में क्या है? तो चक्र घूमता है ना, तो किधर से किधर घूमता है? नहीं, जिसकी सरकार रहेगी उस तरफ घूमता है, जिधर चाहेगा वो घुमाएगा। जिसकी सरकार आ जाएगी अपने हिसाब से घुमाएगा। लेकिन उस पहिया को घूमना चाहिए संविधान के हिसाब से, उस पहिया के स्वभाव के हिसाब से। तो राष्ट्रीय ध्वज में क्या आ गया? अशोक चक्र आया। अशोक चक्र आया और उस चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? 24। कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन है? नहीं कंफ्यूजन, क्लियर कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। क्योंकि आप हिंदू हो तो क्या जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसलमान होकर क्या जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारतीय होने पर क्या क्या जानना चाहिए इस पर फर्क पड़ता है। इसलिए हम भारतीय बन ही नहीं पाए, आज तक बन ही नहीं पाए। और लोग भी रात दिन लगे हुए हैं कि भारतीय बन ही ना पाओ, भारतीय बन ही नहीं पाओ। इसलिए भारतीय बनने के लिए जो चर्चा होनी चाहिए देश में, उस पर चर्चा नहीं होती है। भारतीय बनना है तो चट्टी चौराहे पे क्या होना चाहिए? वो नहीं होना चाहिए जो शिलान्यास हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए जो उद्घाटन हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए बाइस्कोप में दिखाया जा रहा है। भारतीय होने के लिए ऐसा प्रतीक चिन्ह गली गली होना चाहिए जिससे भारतीय बनने की भावना डेवलप हो। और भारतीय बनने की भावना डेवलप तब होगी जब भारत के राष्ट्रीय चिन्हों को जगह जगह बनाया जाएगा।
संप्रदाय का चिन्ह बनेगा तो संप्रदाय खड़ा होगा, राष्ट्र का चिन्ह खड़ा होगा तो राष्ट्र खड़ा होगा। तो आज हमको भी जगह जगह, हर चट्टी, हर चौराहे पर राष्ट्रीय चिन्हों को बनाने की जरूरत है और राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ को घर घर पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए यह देखा गया कि सम्राट अशोक क्यों रिलेटेड, अशोक चक्र ही क्यों राष्ट्रीय ध्वज में आ गया। बहुत सारे चक्र इस देश में थे, कोई गर्दन काटने वाला था, कोई उंगली पर नचने वाला था, तो आखिर उसमें क्या ऐसी खास बात नहीं थी कि राष्ट्रीय ध्वज में आ जाए, और इसमें क्या ऐसी खास बात थी कि जो राष्ट्रीय ध्वज में आ गया। इसका मतलब संप्रदाय बनाना हो तो वो चक्र चाहिए, राष्ट्र बनाना है तो ये चक्र चाहिए। और जिस देश में विभिन्न मत मतांतर के लोग रहते हैं वहां आप किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते, लेकिन भावना इस कदर भी ना हो कि ढोंग पाखंड में लीन हो जाए, उस पर भी चोट होनी चाहिए। कभी कभी घाव फोड़ा हो जाता है ना, तो लड़का घाव छूने नहीं देता है, तो क्या करते हैं घर वाले, पटक के चिल्लात रही, गालियों देते रही, लेकिन पटक के खिलिया निकाल दी आदमी अंदर वहां से। तो कभी कभी ऐसी जरूरत पड़े तो खिल निकालने के लिए पटकना पड़ेगा कि नहीं पटकना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा पटकने की कोशिश होती तो लोग बोलते हैं मेरी आस्था को ठेस पहुंच रही है, तो क्या करना है, तुम्हारी आस्था को क्या करेगा। तो ऐसे, तो आज जो ये महोत्सव है, सम्राट अशोक का जो शासन था अशोक चक्र में समाहित है। तो अशोक चक्र में क्या ऐसी खासियत है और लटिया महोत्सव से क्या हो रहा है यहां पे, इतना बड़ा जन सैलाब आया है। मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली आप लोगों की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अभी सुनते सुनते ना आदमी आनंद लेते लेते परमानंद के चक्कर में हो जाता है। ताली बजती रहेगी तो आनंद मिलेगा, परमानंद नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज सम्राट अशोक ने उस स्वभाव को दुनिया में लाना चाहा जो व्यक्ति का स्वभाव है, व्यक्ति का जो धर्म है। लेकिन आज एक ऐसा चल रहा है कि धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है। सम्राट अशोक ने इसी की कोशिश की कि लोग धर्म के रास्ते पर चलें, क्योंकि आप कितना ज्ञानी हो परिणाम उससे नहीं आएगा, परिणाम तो उससे आएगा कि आप करते क्या हो। इतने लोग यहां पर आ चुके हैं, ये कथा सुन के आए हैं, आचरण से आए, बदलाव से आए हैं, और यही बदलते बदलते कहां पहुंच गए हम लोग, नेपाल पहुंच गए। ऐसे ही बदलते बदलते वहां पहुंच जाओगे जहां सोच नहीं सकते। कहा? अमेरिका। इनको अमेरिका सबसे बड़ा देश दिखाई दे रहा है। भारत को क्या बोलते हैं? विश्व गुरु। तो क्या अमेरिका को विश्व गुरु बोलते हैं? तो भारत विश्व गुरु पढ़ के हुआ था कि पढ़ा के? तो जब पढ़ा के हुआ था तो कहां पढ़ाओगे, नालंदा में कि तक्षशिला में? तो आज हमारा बेबाप या कोई बेटा या कोई परिवार तब खुश होता है जब उसका बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कैलिफोर्निया में पढ़ता है, हमारा बेटा विदेश में पढ़ता है। अब सोचो कि विदेश में पढ़ने पर इतनी खुशी हो रही है, आप पूरा विदेश से आके पढ़ेगा तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? तो अमेरिका में कितना दिन पढ़ेंगे तो हम विश्व गुरु हो जाएंगे? जितना दिन पढ़ेंगे उतना दिन विश्व चेला हो जाएंगे, विश्व चेला बनेंगे। दुनिया के देशों में जाके पढ़ पढ़ के विश्व चेला बनेंगे, और दुनिया को बुला बुला के पढ़ाओगे तो विश्व गुरु बनोगे। फाहियान कहां पढ़ने गया था? इत्सिंग कहां पढ़ने गया था? ह्वेनसांग कहां पढ़ने गया था? आज कहां पढ़, आज यहां के लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो हमको इस सम्राट अशोक का जो इतिहास है ये कोई किताबी पढ़ना नहीं है, लेकिन आज तक सम्राट अशोक को जो पढ़ा गया हमारे देश में
वो जनरल नॉलेज की सामग्री समझ कर पढ़ा गया। सामान्य ज्ञान, परीक्षा में पीसीएस का एग्जाम होगा, आईएएस की परीक्षा होगी, उसमें पूछा जाएगा अशोक के ऊपर, इसलिए हमको याद करना है सब प्रश्न उत्तर। तो सम्राट अशोक को अब तक देश में जनरल नॉलेज की सामग्री समझकर पढ़ा गया। ये सोच के पढ़ाई नहीं गया कि इस देश की विविधताओं का समाधान है अशोक, इस विभिन्न धर्म संप्रदायों वाले देश का समाधान है अशोक। लेकिन किसी न किसी ने तो पढ़ा होगा पक्का, क्योंकि अगर किसी ने नहीं पढ़ा होता तो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र आया कैसे होता, और भारतीय संविधान में हम भारत के लोग कैसे आता। किसी न किसी ने पढ़ा होगा। तो आज इस अवसर पर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का नमन करता हूं, जिनकी वजह से वो आंख मिली, वो लफ्ज मिला, जिसकी वजह से वो अधिकार मिले कि आज हम भी खड़ा होकर बोल पा रहे हैं। इसलिए सम्राट अशोक का जो शासन था वो डंडे के दम पर कब तक था, जब तक कलिंग पर विजय नहीं किए थे। तो कलिंग के पहले का शासन क्या था, डंडे के दम पर, और उसके बाद का शासन था फंडे के दम पर। फंडा माने थाट, विचार। तो तलवार से एक भी जीत पाए, जिससे लड़े उसी को जीता। लेकिन विचारों के दम पर जिन्होंने अशोक को देखा नहीं, वो भी उनके सामने से उनको स्वीकार कर लिया। जिसने देखा तक नहीं उनको सामने सामने, वो भी स्वीकार कर लिया उनके सिद्धांत को। तो सम्राट अशोक क्लब उस विचारधाराओं पर देश को चलाना चाहता है, और ये हमारी मर्जी नहीं है, इस देश के कानून की मर्जी है, इस देश के संविधान की मर्जी है। इसलिए दो चीजें थी हमारे देश में, तलवार, ज्ञान और निष्ठा। सम्राट अशोक ने क्या रख दिया था? बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि अशोक ने तलवार रख दिया तो हम क्या बन गए, कायर बन गए। तो ये बताइए कि अशोक के शासनकाल में देश गुलाम हुआ कि उसके बाद बहादुर राज चलाए तब गुलाम हुआ? तो तलवार वाले बहादुर निकल गए और देश गुलाम बना दिए। तो तलवार और ज्ञान दोनों एक पावर है, और तलवार और ज्ञान में जब जब लड़ाई होती है तो हमेशा तलवार हारता है और ज्ञान जीतता है। और पूरी दुनिया आपके पास आएगी तलवार के ताकत से नहीं, ज्ञान के ताकत से। और वो ज्ञान के ताकत की वजह से भारत को क्या बोलते हैं, विश्व गुरु। तलवार की ताकत से नहीं बोलते हैं। हाँ, तलवार की ताकत कब तक अच्छी लगती है, जब तक हम काट रहे होते हैं, मजा आता है। और जब हम कटा गए तब बहुत खराब चीज है। तो अशोक ने इसकी गहराई को समझ लिया पहले से ही, इसलिए लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग काटे गए। तो समझ गए कि इससे दुनिया अपना नहीं बन सकती। इसे कहा जाता है कि दुनिया ने देश जीते हो, मगर हमने तो दिलों को जीता है, हमने तो दिलों को जीता है। तो तलवार से जीतने वाला सम्राट होता है और विचारों को जीतने वाला महान होता है। इसलिए सम्राट क्या बोलते, सम्राट अशोक महान कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति का प्रतीक चिन्ह हमारा राष्ट्रीय गौरव बना हुआ है राष्ट्रीय ध्वज में। इसलिए आजादी के बाद जब हम स्वतंत्र हुए, आजादी के बाद हम क्या हो गए, अब बोलेंगे दोनों तो बतिया एक ही है, आजाद रहो चाहे स्वतंत्र रहो। हेलो हेलो हेलो, दोनों तो बात एक ही है, थैंक यू। दोनों तो बात एक ही है। आजाद को अंग्रेजी में फ्री बोलते हैं और स्वतंत्रता को फ्रीडम बोलते हैं। तो अगर दोनों बात एक ही है तो दो शब्द क्यों हो गए?
तो हम लोग इस देश में आजाद हैं कि स्वतंत्र हैं? पता ही नहीं लोगों को। कुछ लोगों को लगता है हम आजाद हैं। 1947 में हम क्या हुए थे? आजाद हुए थे। अब बोले घपला फंसा हुए क्या हमको? 1947 को हम क्या हुए थे? आज 26 जनवरी को हम स्वतंत्र हुए। स्व माने अपना, तंत्र माने सिस्टम, कानून, नियम, व्यवस्था। तो हम दूसरे के नियम कानून को जब फॉलो करते थे तो परतंत्र कहलाते थे। लेकिन पालन तो करना ही पड़ेगा, चाहे दूसरे का चाहे अपना। तो दूसरे का कानून जब पालन करते थे तो परतंत्र कहलाते थे, और अपना कानून बना ली तो पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? रोड पे किधर चलते हैं? कहाँ चलते हैं? सिस्टम है, वो कानून है। अब बोलेंगे हमारी आस्था तो दाएं साइड में चलने में है, तो जाओ, चलो शमशान घाट जाओगे। तो क्या हुआ? यानी वो कानून है, वो नियम है। तो जो स्वतंत्र, स्व माने अपना, तंत्र माने सिस्टम, यानी जो हमारा बनाया गया सिस्टम, यानी पहले दूसरे के सिस्टम के गुलाम थे, हम अपने सिस्टम के गुलाम हैं, लेकिन गुलाम नहीं कर सकते उसे। तो हम स्वतंत्र हो गए। और स्वतंत्र का मतलब जन्म की तौर करना होता है। स्वतंत्र का मतलब हमारा जो मन में वो करेंगे नहीं होता है। आप लोगों ने पढ़ा है ना कक्षा 8 में, रूल्स ऑफ द रोड। वो छड़ी घुमाते हुए जा रहा है, कर आई एम फ्री करते चला जा रहा है। तो उसके सामने से दूसरा व्यक्ति आ रहा है, तो बोला देख तेरी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक स्टार्ट होती है। अगर तेरी छड़ी अगर मेरे नाक में छुआ गई तो पीटने के लिए मैं भी स्वतंत्र हूं। ठीक है? तो हमारी स्वतंत्रता, तुम्हारी स्वतंत्रता वहीं खत्म होती है जहां से मेरी नाक स्टार्ट होती है। यानी हम किसी की आजादी में अगर बाधा पहुंचा रहे हैं तो आजाद हैं, और किसी की आजादी का ख्याल रख रहे हैं तो हम स्वतंत्र हैं। तो हम भारत के लोग स्वतंत्र हैं, आजाद नहीं है। और स्वतंत्र का मतलब नहीं होता कि जो मन में आएगा वो करेंगे, कानून के अनुसार जो होता है वो करेंगे। इसी बात को भगवान बुद्ध ने कह दिया। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? वही बोला उनकी भाषा में, चोरी नहीं करना। तो चोरी करेंगे तो क्या होगा? पाप पड़ेगा। चोरी करेंगे तो पाप पड़ेगा क्या? नहीं, जेल जाओगे, पाप नहीं पड़ेगा। झूठ बोलोगे तो जेल जाओगे, पाप नहीं पड़ेगा। किसी को मारोगे तो जेल जाओगे, पाप नहीं पड़ेगा। तो हमारा वही उसी तरह का संविधान बन गया। तो हम लोगों ने अशोक चक्र स्वीकार किया राष्ट्रीय ध्वज में। इसका मतलब पहिया नहीं है, वो प्रतीक चिन्ह है जिसकी वजह से कुछ भावनाएं हमारे बीच में जाती हैं। अब वो भावनाओं की समझ अगर हमारे पास नहीं है तो अशोक चक्र रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और चला जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए सम्राट अशोक ने ज्ञान, तलवार और निष्ठा, तो तलवार को सम्राट अशोक ने अकेले रखा था, सेना नहीं रखा था। सेना ने नहीं रखा था, लेकिन उस तलवार के बदले क्या पैदा किया? उस तलवार के बदले पैदा किया ज्ञान और निष्ठा। ज्ञान और निष्ठा। और आदमी अपने रोजी रोटी के लिए जान नहीं देता है, अपने व्यापार के लिए जान नहीं देता है, अपनी निष्ठा के लिए जान दे देता है। तो ज्ञान के माध्यम, ज्ञान कैसे दिया समाज को? पत्थरों पर शिलालेख लिखवा के, स्तंभ बनवाए, उस पर भी लिखवाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्तंभ अशोक ने बनवाए जिसपे कुछ लेख लिखवा नहीं पाया गया। लेख विहीन स्तंभ था। उसी लेख विहीन स्तंभों में से लटिया का स्तंभ है, इसमें कोई लेख नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारे स्तंभ अशोक के हैं जो सादा पन्ना देखे तो बहुत राजाओं ने अपना चिट्ठी उस पर लिख दिया और लिख के बोला कि मेरा स्तंभ है। तो लिखवाने का इतिहास तो है, लेकिन स्तंभ बनवाए कब, इसका इतिहास नहीं है। और अशोक का बनवाने का भी इतिहास है, लिखवाने का भी इतिहास है, और कहां से खोद के लाते थे चुनार से, उसका भी इतिहास है।
अब कोई व्यक्ति बड़ा दावा करता है कि बड़ा प्राचीन काल से हम लोग आए हैं, तरह तरह के अकाल्पनिक देवी देवताओं की चर्चा होती है। कौन बात झूठ है कैसे पता चलेगा? झूठ कैसे पता? जैसे मैं बोलूं कि मेरे बैग में 1 लीटर कपड़ा है, 1 लीटर कपड़ा है, झूठ बोल रहा हूं कि सही? कैसे जान गए? मेरा बैग चेक किए क्या? मेरे बैग में 1 लीटर कपड़ा है, मैंने बोला, तो मैं झूठ बोल रहा हूं कि सही? हैं? झूठ कैसे पकड़ लिए? मेरा बैग चेक किए? कपड़ा लीटर में नहीं मीटर में नापा जाता है, इसलिए आपने मुझे पकड़ लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अब किसी व्यक्ति को लीटर मीटर का पता ना हो तब क्या होगा? कोई व्यक्ति ना लीटर जानता है ना मीटर जानता है, और उसको बोलेंगे कि 1 लीटर कपड़ा है। हाँ डॉक्टर साहब अच्छा आदमी है, सही है ना बोल रहे होंगे, क्योंकि एक समय की बात है। सही है ना बोल रहा है, इतने महान आदमी झूठ कैसे बोलेगा? ये तो पता तब चलेगा जब लीटर मीटर का ज्ञान हो जाएगा, तब पता चलेगा। और जब लीटर का ज्ञान होगा बोलोगे अरे भाई तो कपड़ा है, तो बुढ़वा क्या बोलेंगे? हमारे आगे को पैदा कर चला खो गया हमारे एक तो वो बात विश्वास में आ जाएगा। तो आपको ये जानने की जरूरत है क्या सही है क्या गलत है। तो बहुत सारे ऐसे लेख अशोक नहीं लिखा पाए स्तंभों पर जो खाली रह गए थे, और खाली पन्ना देख के बहुत सारे राजाओं ने इसका फायदा उठाया और अपना लेख लिखवा के अपना विजय स्तंभ बना लिया। और गाजीपुर जिला भी इसका अछूता नहीं रहा, गाजीपुर भी इसका शिकार हुआ। ये तो कहिए कि सम्राट अशोक क्लब को एक सादा पन्ना वाला हाथ लग गया। तो आज उस स्तंभ की वजह है कि आज इतना 1 लाख लोग यहां उपस्थित हैं। तो इसलिए इस तरह से सारी चीजें देश में चल रही थी। अब किस भाषा में लिखवाया? पाली में, प्राकृत में, तमाम अलग अलग भाषाओं में, खरोष्टी में। अब कोई व्यक्ति अगर आपको कहता है कि हमारा आदमी बहुत प्राचीन है, तो बोला मुझे प्राचीन होने में दुख नहीं है। बताओ कौन भाषा में बोलता था, कौन लिपि में लिखता था? अगर किसी की भाषा भी नहीं है, लिपि भी नहीं है, तो कहानी झूठ है, भले समर्थक ज्यादा होंगे। अगर किसी राजा के प्रति निष्ठा लाखों लोगों की है, निष्ठा करोड़ों लोगों की है, लेकिन उस राजा के अगर लिपि भी नहीं है, भाषा भी नहीं है, तो पूरी कहानी काल्पनिक है, झूठ है। अशोक की भाषा भी है और अशोक की लिपि भी। गूंग आदमी, अब आदि मानव में क्या फर्क पड़ता भाई? आदि मानव तो बोल नहीं पाता था, ही हु करता होगा, क्योंकि भाषा नहीं थी। तो इतने अति प्राचीन वाले लोग हैं, आ यू बोलते थे क्या? क्या भाषा थी उनकी? जिसकी भाषा नहीं, लिपि नहीं, एक लाइन में जानो साहब, गलत है, क्योंकि वह एक समय की बात है। लांग एगो ढेर दिन पहले की बात है। तो ढेर दिन पहले वाली जितनी कहानियां हैं, उसको समझकर आपको ढेर कर देना है। क्या करना है? ढेर कर देना है। ढेर दिन वाले को ढेर कर दीजिए, काम खत्म। तो आपको क्या नहीं करना है उस पर ध्यान नहीं देना है, क्या करना है केवल उसी पर ध्यान देना है। बस आपको फूल चाहिए तो केवल फूल की चर्चा करो, कांटे से हमारा लेना देना नहीं है। आपको कैसा समाज बनाना है, आप मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आप झूठ का विरोध मत करो, केवल सच का समर्थन कर दो। बस झूठ का विरोध मत करो, सच का केवल समर्थन कर दो। असच का समर्थन में जब सब लोग खड़े हो जाएंगे, झूठ ऑटोमेटिक निष्क्रिय हो जाएगा। मेरी बात समझ आई है? सबको समझ आ गई है? एक बार जोरदार ताली बजाइए लास्ट तक। तो आइए, हम सब, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक श्रेष्ठता छुपी है, एक महानता छुपी है। हम अपने अंदर बैठी महानता को पहचानें, अपने अंदर बैठी श्रेष्ठता को पहचानें, उसी को खाद माटी दें, और एक दिन आप धीरे धीरे महान से महानतम होता चले जाएंगे, और यह देश सोने की चिड़िया कहानी में नहीं हकीकत में आ जाएगा। बस
क्या झूठ है उससे कोई मतलब नहीं, क्या सच है केवल उससे मतलब है। असच भी जान गए तो कहां बोलना है इसकी भी समझ होनी चाहिए। आई लव यू सच है, लेकिन किसी को बोल देंगे मार्केट में तो क्या होगा, जूते खाओगे। किसी को मार के बोल दो आई लव यू तो जूता खाओगे ना। लेकिन सही जगह पर बोल दोगे तो पूरा घर छोड़ के आपके घर भाग जाएगा, सही जगह बोलोगे तो सच महत्वपूर्ण नहीं है, कब कहां कैसे बोलना है यह महत्वपूर्ण है। अगर यह आ गई तो देश तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।